पीपी कहेगा कि मैंने भी पढ़ा नहीं है, दिन किसके पास होंगे? वो हम जैसे लोग मुतासिर होंगे। तो हम जैसे लोग मुतासिर होंगे, उन लोगों के लिए सोचने का वक्त है कि वो क्या कर सकते हैं इस हवाले से। तो ये जो बातें यहाँ पर आई हैं कि कमेटी के सामने भी कुछ एतराज़ात रखे गए थे, कमेटी ने वो एतराज़ात मानी नहीं, मनमानी करके इसको इंट्रोड्यूस करवाया है। इनके नाम अंग्रेज़ी के बजाय जो हिंदी और संस्कृत में रखे गए, फिर ये कि दफ़ात उसके बदल दिए गए। फिर ज़मानत के और कानून है, ज़मानत, जेल इस्तेस्ना है, जेल ज़रूरी नहीं, ज़मानत ज़रूरी है, लेकिन ज़मानत को इस्तेस्ना कर दिया गया और जेल को लाज़िम कर दिया गया, यानी ज़रूरी तौर पर 3 से 4 साल की सज़ाएं दी जाएगी। फिर ये कि दूसरे फौजदारी कानून भी इसके अंदर शामिल कर दिए गए, जैसे भी होता है UAPA का इसके अंदर शमूलियत होगी, मकोका की शमूलियत हो गई, और ख़ुद एक और बड़ा बंडल बन गया है ये। तो कैसे सॉल्व होगी ये सारी चीज़ें, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। फिर ये कि सज़ा मौत जो इतने दिनों से चल रहा था, सारी दुनिया चीख पुकार कर रही थी, बाहर से एक्स्ट्राडिट कर कर जो हम मुजरिम ला रहे थे इस वादे के साथ कि इनको सज़ा मौत नहीं देंगे, और ये वादे कर कर के वहाँ से यहाँ लेकर आ रहे थे, और फिर सज़ा मौत का जो प्रोविज़न हमने रखा है, क़ैद तन्हाई का प्रोविज़न रखा है, तो इस सिलसिले के अंदर भी गौर व फिक्र की ज़रूरत है। फिर सडेशन के बारे में आपने सुना है कि सिर्फ पहले तो कुछ चीज़ें थी, लेकिन उसके दायरे को फैला दिया गया है, और जब फैलेगा दायरा सडेशन का तो फिर हर शख्स अंग्रेज़ों के ज़माने का जो है गद्दार माना जाएगा, अंग्रेज़ों के ज़माने का जो है जो वतन से मोहब्बत करने वाला न माना जाएगा, और उसको उसी हिसाब से सजाएं दी जाएगी। पुलिस को ज़्यादा इख्तियारात दी हैं, बहुत तफसील से आपने सुना है। हिरासत 15 से 9 साल कर दी गई है। अदालत और मुकदमे के बगैर, यानी आए के बगैर पुलिस हिरासत में रख सकती है, आपको बढ़ा सकती है आपकी हिरासत बगैर किसी, और मुल्क को पुलिस स्टेट की तरफ ले जाया जा रहा है। मुल्क जो पुलिस स्टेट की तरफ बढ़ रहा है वह फाशिस्ट स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, और ये ऐसी चीज़ है जिसे संजीदगी से गौर फिक्र करना ज़रूरी है। मुझे खुशी है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन औरंगाबाद में इस बेदारी का जो सबूत मिला है उससे पता चलता है कि हम कितने कंसर्न हैं इसके काम से, कि हम अपनी आज़ादी को, अपने फ्रीडम को और किसी दर्जे में जो है खोना नहीं चाहते। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात आई है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को जो माना गया है, तस्लीम किया गया है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, इसकी गर्दन किधर लगाकर क्या कर दिया जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। कौन से ईमेल चेंज किए जाएंगे, वाईफाई से क्या बदल दिया जाएगा, इंटरनेट से कौन सी जो है मसाइल खड़े कर दिए जाएंगे, कुछ इसका जो पता नहीं चलेगा। ऐसे चीज़ों को एविडेंस जब मान दिया जाएगा तो सज़ा कैसे हो आसान हो जाएगी। इन चीज़ों के ऊपर भी गौर किया जाए, और सबसे ज़्यादा झूठे इल्ज़ाम लगाकर केसेस जब बनाए जाएंगे तो इसकी जवाबदारी किस पर है ये नहीं बताया गया। अगर कोई इंस्पेक्टर एक केस बनाता है तो क्या वो जिम्मेदार होगा? फैसला अगर ये हो जाए कि गलत केस था और ये झूठा केस था, क्या उसके ऊपर जवाबदारी आएगी? तो जवाबदारी किस पर आएगी ये कुछ नहीं कहा गया। बस ये हो गया कि शायद माफ़ी तलाशी भी नहीं होगी, और एक गरीब आदमी जो है अंदर जाएगा, बरसों रहेगा, और बड़ी मेहरबानी हुकूमती की रही कि उसको छोड़ दे तो आ जाएगा। तो इस तरह से झूठे केसेस बनाकर बरसों बरस जो है जेलों में डाल देने के बाद भी जवाबदारी किस पे होगी, कंपनसेशन क्या होंगे, इसके बारे में कोई वजाहत नहीं है। आपने देखा कि टाडा जो था, टाडा का जो लॉ 1994 का लॉ है, इसमें जो गिरफ्तारियां हुई थी तकरीबन 76,000 गिरफ्तारियां हुई थी, 76,000 गिरफ्तारियां हुई थी, और कन्विक्शन रेट 2% है। टाडा के अंदर कन्विक्शन रेट 2% है। कि जानने की कोशिश की है कि ये 3 नए फौजदारी कानून हमारे लिए क्या माना रखते हैं, और इन 3 नए कानून के जरिए से आइंदा आने वाले दिनों के अंदर में क्या कुछ तब्दीलियां देखने में आए। पहले तो उस मकसद
और उस ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश कर लें जिसके तहत ये तब्दीली अमल में आई। इससे पहले जो 2 फौजदारी कवानीन हुआ करते थे, इंडियन पिनल कोड 1860 का, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, हालांकि बना था वो 1908 में पहले, बाद में तरमीम हुई, एक नया कानून आया और 1973 के अंदर में वो चीज़ हुई। और एक तीसरा कानून जो कम ज़ेर बहस है वो 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसकी जगह पर अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम आ गया है। तो क्या तब्दीली महज नाम की हद तक महदूद है कि मुरवजा कवानीन के अंदर में कुछ ऐसी तरमीमात भी हुई हैं जिनके सिलसिले में हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। जो बुनियादी वजह बयान की जाती रही वो ये कि कॉलोनियल एरा के अंग्रेजों के ज़माने के जो कवानीन थे अब कलअदम हो जाने चाहिए और उनकी जगह पर हिंदुस्तान की मखसूस सूरत हाल को जो मुनासिबत रखते हो इस सूरत हाल से वैसे कानून बनने चाहिए। कहने के लिए बात कही तो गई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो 3 कवानीन बने हैं अलग नामों से, उनके सिलसिले में ईमानदारी के साथ में ये बात कहनी पड़ती है कि नाम तब्दील कर दिया गया, जो सेक्शंस थे उनको रीअरेंज किया गया और कुछ इजाफी बातें बहरहाल दोनों कवानीन के अंदर में, बल्कि तीनों कवानीन के अंदर में लाई गई। तो कोई बड़ी यूं कह लीजिए कि एक्सरसाइज हुई है ऐसा नहीं है। शहरों के नाम बदलने का चलन शुरू हो चुका, इमारतों के नाम बदलने का चलन शुरू हो चुका और कहीं इसी चलन का असर अब कानून को भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। जो पुराने नाम थे उन पुराने नामों को बरकरार न रखते हुए नए नाम लाए गए और इन नए नामों के जरिए से कहीं ये बात लोगों को समझाई जाने लगी कि अब नए कवानीन वज़ा कर दिए गए हैं और हमने अपने मुल्क के अंदर में इस तरह के कवानीन लाए हैं जो अपने मुल्क की पैदावार, अपने मुल्क की अख्तरा। हालांकि कानून के जानकारों का यह मानना है कि कम से कम 90 से लेकर 95% तक जो पुराने कवानीन है उनकी जो मुख्तलिफ दफात हैं उन्हीं को रिटेन किया गया है। कुछ एक सेक्शंस तब्दील कर दिए गए। पहले कुछ सेक्शंस थे जिनके जरिए से ऑफेंसेस को डिफाइन किया जाता था, उनको खत्म कर दिया गया। कुछ ऑफेंसेस हैं तो उनके नाम को तब्दील कर दिया गया। सेडिशन इस नाम से बड़ी चिढ़ थी, लिहाजा सेडिशन इस नाम को जो है खत्म कर दिया गया और सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के नाम से एक नया सेक्शन लाया गया। आप देखेंगे तो दोनों का लुब्बे-लुबाब वही है, बल्कि ये माना जाता है कि सेडिशन वाले 124A का जो नया अवतार है वो अब कुछ ज्यादा एक्सपांसिव हो गया है, अपने आप में ज्यादा वसअत लिए हुए है, ताकि एक आम से शहरी को अगर समझ लीजिए देशद्रोह के कानून के तहत पकड़ना चाहे तो हुकूमत आसानी पकड़ सके। बहुत ज्यादा आमियाना गुफ्तगू न करते हुए मेरी कोशिश ये होगी कि कुछ मुंज़बित अंदाज के अंदर में चंद एक बातें आप लोगों के सामने आ जाए। मुझे कहा गया है कि मौजूदा ऑडियंस के अंदर में एक तादाद हमारे सोशल एक्टिविस्ट की भी है। मैं चेहरे के जरिए से अंदाज़ा कर रहा हूँ कि कुछ उला हज़रात भी यहाँ पर मौजूद हैं और फिर उसके बाद में हमारे मौजूद शहरी भी हैं जो इस शहर से मुताल्लिक हैं और इस उम्मत के ताल्लुक से होने वाली तमाम तर तब्दीलियों पर एक हिस्सास निगाह रखते हैं। पहली कोशिश ये कर लेते हैं कि ये 2 कानून बुनियादी तौर पर क्या हैं इनको समझ लें। क्योंकि 30 वर्षों तक कानून का एक उस्ताद रहा हूँ, लिहाजा कहीं गुफ्तगू के अंदर में वो झलक दिखाई देगी, मुझे इस बात के लिए माफ़ करें, लेकिन कभी दिल ये चाहता है कि कोई बात ऐसी न कही जाए जो किसी की समझ में ना आए।
तो पहले तो ये समझते चले कि ये तो कानून है, क्या मैं बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा और बहुत ज्यादा क्लासरूम की तरह इस लेक्चर को कंडक्ट नहीं करूंगा, लेकिन मालूम तो हो आप एक ऐसे सेमिनार में शिरकत कर रहे हैं जहाँ बीएनएस के ताल्लुक से और बीएनएसएस के ताल्लुक से कुछ बुनियादी मालूमात आपको मिलनी चाहिए, वगरना आप जैसे आए थे वैसे ही वापस चले जाएंगे और आपके वक्त का ज़िया होगा। एक है बीएनएस, भारतीय न्याय संस्था, इसके पहले हुआ करता था इंडियन पिनल कोड। क्या है भारतीय न्याय संहिता? आप जानते हैं मुख्तलिफ ऑफेंसेस हैं, अलग अलग प्रकार के अपराध हैं और इन अपराध को डिफाइन किया जाता है। चोरी है, डकैती है, कत्ल है, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी समझ में आती हैं, इनकी तशरीह करने की जरूरत नहीं, लेकिन जब कानून का मामला आता है तो कानून की मुश्किल ऐसी है कि सूरज के ज़ेर तहत या सूरज के अंदर में पाई जाने वाली तमाम तर चीजों की वो तारीफ बयान करता है। कत्ल का क्या मतलब है, चोरी से क्या मुराद है, डकैती कब हो, ऑफेंसेस को डिफाइन किया जाता है और वो ऑफेंसेस को डिफाइन करने के बाद में उनके लिए पनिशमेंट डिस्क्राइब की जाए। ये है आपका बीएनएस। मुख्तलिफ ऑफेंसेस को डिफाइन किया गया, उनके लिए सजाएं तजवीज़ कर दी। अब उसके बाद में आइए बीएनएसएस पर, भारतीय नागरिक सुरक्षा संस्था, जो पहले हमारा ज़ाब्ता फौजदारी हुआ करता था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। एक आदमी किसी गुनाह के तहत धर लिया जाता है, फिर उसके बाद में पुलिस वालों की हिरासत है, फिर जमानत है, पुलिस की तफ्तीश है, कोर्ट की इंक्वायरी है, ट्रायल है और अल्टीमेट एनालिसिस में कन्विक्शन है या एक्विटल है। ये सारी चीजें, ये सारी मराहिल जिनका कि मैंने आपसे तज़किरा किया, ये सारे मराहिल से जब एक मुल्ज़िम गुजरता है तब कौन सा फौजदारी कायदा उसको लागू पड़ता है, हम उसे बीएनएसएस कहते हैं। एक है प्रोसीजरल लॉ, ज़ाब्ता फौजदारी, बीएनएसएस, और दूसरा है बीएनएस, जिसमें इंडियन पिनल कोड, मुख्तलिफ ऑफेंसेस और उनकी सजा। तब्दीली क्या हुई है? क्या औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करके जो नया नाम रखा गया, ऐसी ही तब्दीली हुई है? किसी हद तक तो ये बात अपने आप में सही है कि नाम तब्दील कर दिया गया, सेक्शंस को रीअरेंज कर दिया गया, कुछ नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस कर दिए गए और अब जो हमने कानून बनाया है वो खुद हमारे अपने हाथों की पैदावार है और हम इस बात का यूं कह लीजिए कि बजा तौर पर क्रेडिट लेते हैं कि अब हिंदुस्तान के अंदर में फौजदारी का ज़ाब्ता, कि हिंदुस्तान के अंदर में जो भारतीय न्याय संहिता है वो हमारी अपनी यूं कह लीजिए कि इख्तिरार है। दरअसल ऐसा नहीं, हाँ तब्दीलियां हुई है और इन तब्दीलियों के जरिए से जो टॉपिक जो मुझे मिला हुआ है, ये इम्पैक्ट ऑफ 3 क्रिमिनल लॉज ऑन डेली लाइव्स ऑफ इंडियन सिटीजंस, और मुझे जो बोलने के लिए कहा गया है वो पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन इंडियन सिटीजंस। हम लोग कोई भी कानून के बारे में बात करें और बिना B.R. अम्बेडकर को किए कानून के ऊपर बात करना मेरे ख्याल से थोड़ा सा क्या बोलते हैं आपत्तिजनक होगी। ये हिंदी थोड़ा बहुत सीखा हो बहुत मुश्किल से। उन्होंने कहा था जब कॉन्स्टिट्यूशन जो बना था, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि हाउ एवर गुड अ कॉन्स्टिट्यूशन मे बी, इफ दोज हु आर इम्प्लीमेंटिंग इट आर नॉट गुड, इट विल प्रूव टू बी बैड. However bad a constitution may be, if those implementing it are good, it will prove to be good. तो अभी जो ये 3 कानून जो बनाए गए हैं, ये 3 कानून बनाने से पहले हम लोग जो अभी जो ये पार्लियामेंट में जो कि हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उनके हरकतों को अगर देखेंगे और इनके जो बीजेपी की जहाँ भी सरकारें हैं, वहाँ उनकी अगर उन लोगों ने क्या क्या किया है लोगों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ, दलित के साथ, तो हमें देख करके समझ में आ जाएगा। और ये कानून को मद्देनजर रखते हुए कि किस तरीके की एक्सप्लॉइटरी नेचर और टेंडेंसीज हैं। जैसे इन्होंने
कभी भी कानून में ये इसकी कोई प्रोविजन नहीं थी कि किसी के भी घर को आप जाकर के तोड़ सकते हैं। कभी भी ये प्रोविजन नहीं था कि आप जाकर के किसी को भी गोली मार सकते हैं। जैसे यूपी में कई सारे लोगों के साथ जिसको मन चाहा, जो योगी की सरकार है उन्होंने जाकर के एनकाउंटर का उसको कैपिटल बना दिया गया। एक इससे पहले कि मैं आपको बात बताऊं, एक जस्टिस A.M. मुल्ला थे, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज थे। उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था और ये मुझे उन्होंने ऑर्डर में एक जजमेंट को पास कर रहे थे, उस जजमेंट में उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन लिखा था पुलिस के बारे में, और ये मुझे देना जरूरी इस वजह से है क्योंकि जैसे ये बताया गया कि ये जो 3 लॉज है, इट इज बेसिकली हेडिंग टुवर्ड्स पुलिस स्टेट। तो उन्होंने एक जुमला एक अपने जजमेंट में लिखा हुआ था और वो जजमेंट, वो पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट जो है वो एक्सपंज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट के बाद में। लेकिन उनका जुमला ये था, देयर इज नॉट अ सिंगल लॉलेस ग्रुप इन द होल ऑफ कंट्री whose record of crimes comes anywhere near the record of that organized unit which is known as the Indian Police Force। प्रश्न एक्सट्रैक्ट करा लेगा और अपनी जो भी खामियां हैं चार्जशीट की, वो चार्जशीट की खामियां फिल्टर करके कर देगा। मसलन एक और ये भी इंस्टेंस हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक केस में 3 या 4 एक्यूज हैं, एक एक्यूज से बात हो गई, एक एक्यूज ने कहते चलो ठीक है मैं आपका जेल गरम कर दूंगा। अब वो गया जाकर के दूसरे को, तो एक को कुछ और, एक को छोड़ दिया या एक के फेवर में जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो मटीरियल थोड़ा सा कमजोर कर दिया और दूसरे के फेवर में वो दूसरे के खिलाफ तो सबसे सख्त कर दिया। यही पुलिस कस्टडी का एक और मुझे एग्जाम्पल याद आ रहा है। ये 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था, उस लॉकडाउन के दौरान हुआ ये था तमिलनाडु में जयराज एंड बीनिक्स 2 लोग थे जो लोगों ने अपने लॉकडाउन का वायलेशन करके उन्होंने अपना दुकान खोला हुआ। पुलिस आई, पुलिस ने आकर के उनको किस चीज के लिए, लॉकडाउन वायलेशन। क्या लॉकडाउन वायलेशन को इतना बड़ा मुद्दा है? क्या लॉकडाउन वायलेशन के लिए क्या किसी को पुलिस कस्टडी की जरूरत है? जरूरत भी नहीं। पुलिस लेकर के गई मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट ने बिना इंक्वायर किए, बिना उन लोगों को देखे हुए एक्यूज को पुलिस की मैकेनिकल जो डिमांड ऑफ पुलिस कस्टडी उन्होंने दी। 3 दिन के बाद क्या हुआ, ये दोनों शख्स पुलिस स्टेशन के अंदर वो मारे गए। हंगामा हुआ। हंगामा होने से क्या हुआ, अभी उनकी बेल लगी थी, कुछ वक्त पहले उनको बेल लगी, लेकिन जो 2 जाने थी, जो 2 फैमिली थी, वो चली गई। काउंसिल के जो पदाधिकारी हैं उनको भी मैं ये मौके पे धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस ढंग की डिबेट 1 जुलाई के बाद ये क्रिमिनल लॉ एप्लीकेबल करने के बाद शायद देश में नहीं हुई। तो ये हिस्टोरिकल कॉन्फ्रेंस है इस ढंग से। तो मुझे लगता है कि ये कानून क्या आखिर इसके पहले कि आईपीसी हो, सीआरपीसी हो या एविडेंस एक्ट हो, इसके पहले के क्रिमिनल लॉ में किसी ढंग के थे, इसी ढंग के थे। मैं तो कई बार ऐसे कॉन्फ्रेंस, लीगल कॉन्फ्रेंस में बात कर चुका हूँ, देखो कि बॉम्बे पुलिस एक्ट, ये एक भी एक्ट स्टेट ने मॉडिफाइड इंटेंशन से इम्प्लीमेंट किया तो वो किसी भी नागरिक को उठा सकता है, किसी भी ऑफिसर को भी उठा सकता है, किसी को भी, अगर पुलिस चाहे उसको। तो इंडियन स्टेट का जो कैरेक्टर है आज के दौर में, एक 75 ईयर से करीब हम लोगों ने एक लिबरल समय देखा है डेमोक्रेटिक स्टेट का। ये डेमोक्रेटिक स्टेट का जो लिबरल समय कांग्रेस के रिजिम ने देखा है ना, ये निश्चित तौर पे आज ये बात हम मान लेंगे, हम जिंदगी भर कांग्रेस का विरोध करते आए तो भी, और हमारे शिविर में यही बात रखी है, कांग्रेस के खिलाफ ही बात हमको पढ़ाई गई है और सेक्टेरियन राजनीति के खिलाफ ही बात हमको पढ़ाई गई है। जो युवा क्रांति दल था उसके स्टेट के बारे में सबसे ज्यादा हम लोगों ने सोचा है या पढ़ा है। तो स्टेट ये चीज है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 में इसकी बात आई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंड बाय आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेट ये ऐसी चीज है, ये स्टेट किस ढंग से काम करेगा उस पे काफी जनजीवन या नागरिक सिटीजन का, उनके राइट, उनका लाइफ, उनका विकास या
उनके हर चीज ये स्टेट के कंडक्ट पे डिपेंड रहती है। आज हम परेशान, पूरा देश परेशान है। आज हम 100, 200, 150 लोग यहाँ है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में पूरे दुनिया भर के भारत के लोग ऐसी परिस्थिति में कहाँ बोल सकते हैं, कहाँ नहीं बोल सकते। महाराष्ट्र में बोल सकते हैं, कम से कम महाराष्ट्र एक ऐसा अच्छा स्टेट है जिसकी एक पुरोगामी परंपरा रही है, जहाँ रानडे, फुले, शाहू, अंबेडकर, भाऊराव पाटिल, आगरकर, ये सब लोगों की एक बड़ी परंपरा ये महाराष्ट्र में रही है। इसीलिए यहाँ का दलित, पिछड़ा और ट्राइबल गरीब आदमी यहाँ का आवाज उठा सकता है। ये और स्टेट में इस ढंग की पोजीशन, आप बंगाल में जाओ नहीं है पोजीशन, राजस्थान में जाओ नहीं इस ढंग की पोजीशन, और जगह ये पोजीशन नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र की एक पुरोगामी परंपरा का आंदोलन रहा, पिछले 200 साल महाराष्ट्र में सामाजिक न्याय की लड़ाई चलती रही, और उसमें ये परंपरा आप देखते हैं कि फुले, शाहू, अम्बेडकर, भाऊराव पाटिल, यही परंपरा संविधान की। संविधान ऐसा टपक कहीं आसमान से टपका ऐसी चीज नहीं है। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जैसा सुभाष जी ने कहा कि ये सिक्योरिटी, ये जन सिक्योरिटी बिल है, ये रोजा रखने पर काम का राइट है, उसने 1984 लिखा। तो उस 1984 के नॉवेल में उसने लिखा कि आने वाले समय में जो भी सियासतदार और प्रस्तावित वर्ग बात करेगा, समझ लो उनका कंडक्ट उसके खिलाफ रहेगा। ये 1984 में रोजा रखने का। तो आज ऐसा है कि जन सुरक्षा बिल बोले तो जन उद्वस्तीकरण बिल, हाँ, जन विस्थापन, जन समाज का विस्थापन करने वाला बिल। तो ये महाराष्ट्र, ये छोड़ दो, ये आज है प्राइम मिनिस्टर या महाराष्ट्र के फडणवीस, ये क्या इनके का ये जमहूरियत का ये अच्छापन क्या है, इसका सौंदर्य क्या है जमहूरियत का या डेमोक्रेसी का या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। इस देश का कोई भी एक आदमी मालिक नहीं है, ना बन सकता है, ना बनने की कोई गुंजाइश है, कोई भी गुंजाइश नहीं। इस देश का संविधान का एक मैकेनिज्म इतना अच्छा है, ये इसीलिए दुनिया में सबसे अच्छा संविधान कहा जाता है इसको। ये इसीलिए कहा जाता है कि चाहे जुडिशरी हो, वो भी इस देश का मालिक नहीं बन सकता, चाहे प्रेसिडेंट हो या कैबिनेट सेंटर की कैबिनेट हो, वो भी इसका मालिक नहीं बन सकता, या एग्जीक्यूटिव का कितना भी बड़ा कोई भी एग्जीक्यूटिव हो, वो भी इस देश और समाज का मालिक नहीं बन सकता। इस देश का और समाज का मालिक वही है जो आम आदमी है, आम इंसान है, आम सिटीजन, यही रहेगा। क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का जो ये जो तरीका है, हमने तो देखा, मैं सिल्ली खान में रहता था, तो जब मैं स्टूडेंट मूवमेंट में था, तब जब स्टूडेंट मूवमेंट में जब सेंटर या स्टेट का कोई पुजारी आता था, सियासतदार पावर वाला, तो क्रांति चौक पुलिस स्टेशन पे 7-8 पुलिस और कांस्टेबल आके कहते थे, आज भाई कुछ करना है तो हमको बताओ, आप आज के दिन आप हमारे निगरानी में। तो वो डिटेन तो नहीं करते थे, लेकिन वो कहते थे आज आपके लिए हमको भेजा है, वो अभी एकदम मॉर्निंग आते थे। तो कांग्रेस के नीति में भी ये था, लेकिन ये लिबरल पोजीशन थी। आज के जी सियासत, आज की जो पार्टी सेंटर में ये अचानक ये तीनों कानून बदले या फौजदारी कानून में चेंजेस आए, ये मुझे इसमें कुछ भी ये नया नहीं लगता, क्योंकि ये जिनकी परंपरा ही डेमोक्रेसी की नहीं है, जिनकी परंपरा ही संवाद की नहीं है, जिनकी परंपरा ही कानून की नहीं है, जिनकी परंपरा ही पॉलिसी की नहीं है, जिनके पास कोई परंपरा नहीं है और जिनके पास एक वेस्टेड इंटरेस्ट के सिवाय एक जीने का तरीका नहीं है, वो लोग इससे ज्यादा अलग क्या करेंगे, इससे अलग क्या करेंगे। इसीलिए कानून में बदलाव या कानून के नामांतर, इसका एक दौर चला है और कई राज्यों में चला है इस ढंग का। तो मुझे लगता है कि फडणवीस साहब वो भी वकील है, वो अपने होम मिनिस्टर है, आपने सेंटर के होम मिनिस्टर, तो मैं आपको क्या बोलूं, खूब अच्छा जानते, वो तो खुद ही कई बार है
ये डेमोक्रेसी का ये माहौल आएगा, ये बाबा साहब अम्बेडकर के दिमाग में भी कभी नहीं आएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कोई भी विचारवंत आदमी हो या मेंबर हो, उनके दिमाग में उनके साथ ये कभी बात नहीं आई होगी क्यों तड़ीपार लोग देश के गृह मंत्री बन सकते हैं और हैबिचुअल क्रिमिनल देश के पीएम बन सकते हैं। ये तो हुकुमशाही स्टेट में भी नहीं। तो ये लेकिन वो भी आए, वो जो भी ढंग से आए, लेकिन वो भी चुनकर आए, तो उनका भी समय आया है, तो वो समय जाएगा। इस देश का कोई मालिक नहीं होगा, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन ही कहता है। तो मुझे लगता है कि जो फंडामेंटल राइट है, मुझे कहा कि दलित और माइनॉरिटी के बारे में खास तौर पे बात करो। देखो दलित और माइनॉरिटी के उनकी जो राजनीति है ना, आज प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट सेंटर का जो भी हो या महाराष्ट्र का आज का जो भी है, ये सेंटर का कैबिनेट किसके आधार पर आया? कौन इनका आधार है? कौन सा समाज, कौन से सामाजिक घटक, यानी कौन सी सामाजिक शक्तियां इनके आने के लिए कारणीभूत है या वो जिम्मेदार है? तो आप देखो माइनॉरिटी का पॉलिटिक्स क्या कर रहा है, दलितों का पॉलिटिक्स क्या कर रहा है। महाराष्ट्र के पिछली बार आए हुए एमपी अभी बहुत चला, अभी विधानसभा में तो शायद मुझे नहीं लगता बीजेपी वालों को लोग घूमने देंगे, मुझे नहीं लगता। ये शार्प होते जाएगा आने वाली महाराष्ट्र असेंबली में। शायद मराठवाड़ा तो देखता हूँ मेरे हर रोज क्या पोजीशन है, शायद अभी जो पावर में लोग हैं वो लोग शायद घूम ना सके। तो मुझे लगता है कि ये देश के लोकशाही के दो पहिया है, ये है माइनॉरिटी और दलित। दलित, आदिवासी और माइनॉरिटी ये अगर शिफ्ट हो जाते हैं, ये अगर डेमोक्रेटिक फोर्सेस के बाजू में शिफ्ट हो जाते हैं तो डेमोक्रेसी चलेगी। ये अगर सामंती संकीर्ण यानी ऐसे राइटिस्ट फोर्सेस के बाजू में जाएंगे तो देश में लोकशाही नहीं बचेगी। तो माइनॉरिटी और दलित और ट्राइबल के नेताओं ने समझना चाहिए क्या कर रहे हो, उनकी भाषा है और उनकी नीति अलग। तो माइनॉरिटी और दलितों के आधार पे आज का सेंटर का गवर्नमेंट है। तो मुझे लगता है कि आते आते वो बच गए, जाते जाते वो जाने वाले थे, लेकिन महाराष्ट्र में जो भी सीट आई वो क्यों आई या बिहार में आई, वो हिंदी बेल्ट में जो हुआ वहां भी यही लोग हैं। तो कब पूछेंगे भाई, इतना बड़ा गाड़ी बढ़ा के घूम रहा है आदमी और इतनी बड़ी बड़ी तकरीर कर रहा है, लेकिन वो पूरा मुसलमान धोखे में लाने की राजनीति कर रहा है। तो मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, मुस्लिम एक्टिविस्ट या मुस्लिम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कब पूछेगी उनको कि तुम चुप बैठो? दलित राजनीति, दलित वो अम्बेडकर का, बाबा साहब का नाम लेने के राइटिस्ट फोर्सेस को मजबूत कर रहे हैं। तो कब दलितों की राजनीति उनको पूछेगी कि भाई आपका परिणाम क्या हो रहा है? आप कैंडिडेट दे रहे हैं 2%, 3%, 4% वोट खा रहे हो और उसका फायदा किसको मिल रहा है? ये राइटिस्ट फोर्सेस को। तो देश का राइटिस्ट से राजनीति या सियासत कौन चला रहा है? तो ये फोर्सेस चला रहे हैं, जिसको मुझे आपने कहा कि उस पर बोलो, बहुत तीखा बोलना है तो नाम लेके बोलना पड़ेगा। लेकिन आप लोग समझदारी जानते हैं, माइनॉरिटी पॉलिटिक्स हो या दलित पॉलिटिक्स हो, ये लोकशाही के लिए और नागरिक जनता के अधिकार के लिए ही होना चाहिए, तो ही ये बचेंगे। मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल औरंगाबाद ने लीगल अवेयरनेस के इस टॉपिक के ऊपर आज का जो ये सेमिनार रखे हैं, इस सेमिनार के अध्यक्ष जियाउद्दीन सिद्दीकी साहब और आप सभी को संबोधित करने के लिए
यहां पर उपस्थित चीफ गेस्ट एडवोकेट अख्तर खालिद साहब, जो सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट फैसल काजी साहब, जो सीनियर काउंसिल है, मुंबई में प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट विष्णु ढोबले साहब, जो बॉम्बे हाई कोर्ट के औरंगाबाद बेंच में प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट सईद अरशद साहब, जो लीगल स्कॉलर है हैदराबाद से, और यहां इस सेमिनार में उपस्थित सभी बहनें और भाइयों, नुमाइंदा काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी मेराज भाई सिद्दीकी साहब की और हमारी मुलाकात परसों गांधी भवन में एक प्रोग्राम में हुई और उन्होंने आज के प्रोग्राम का हमें न्योता दिया। इसीलिए मैं मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल का शुक्रगुजार हूं। जब गांधी भवन में मुलाकात हुई तब भारत सरकार ने जो 3 कानून पास किए हैं, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के बदले में लाए गए हैं। बाद में मुझे ऐसा बताया गया कि आप अभी एक 15 दिन पहले हमारे महाराष्ट्र के असेंबली में जो बिल रखा गया, महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम 2024 जिसे हम कहते हैं, आप उसी के ऊपर बात करेंगे। तो मैं हमारे जो मान्यवर साथी यहां पर बैठे हुए हैं उनके सब्जेक्ट को टच ना करते हुए मुझे जो सब्जेक्ट दिया है उसी के ऊपर मैं अपने एक 5-10 मिनट में ख्यालात रखता हूं। साथियों, एक तो हमारे राज्य के जो होम मिनिस्टर है देवेंद्र जी फडणवीस साहब, उन्होंने 9 जुलाई को हमारे महाराष्ट्र के असेंबली में जो बिल रखा, महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम या बिल, तो उसको विधानसभा में काफी विरोध हुआ। और वो विरोध इसलिए हुआ कि इस बिल के अंदर जो सेक्शंस उन्होंने रखे हैं वो हम लोगों का स्वातंत्र छीनने वाले सेक्शंस है। तो इसीलिए विरोधी पार्टियों ने भी और हम जैसे सामाजिक और राजकीय संगठन और पार्टियों में काम करने वाले कार्यकर्ता नेताओं ने भी और आम जनता ने भी इस बिल का विरोध किया। आप हमने सभी ने मिलकर 18 जुलाई को डिविजनल कमिश्नर के सामने डेमोन्स्ट्रेशन किया
और इस बिल का विरोध भी किया। ये जो बिल है ये हम लोगों को शहरी नक्सल और ग्रामीण नक्सल ये वर्ड से जोड़ने वाला ये बिल है। हमारी जो भी संवैधानिक एक्टिविटीज होती है, जो गरीबों के हित में होती है, किसानों के हित में होती है, बेरोजगारों के हित में होती है, या सरकार की जो भी गलत और जन विरोधी नीतियां हैं, इनके विरोध में हमारी एक्टिविटीज होती है, और वो ये तो हमें संवैधानिक राइट है कि हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, गलत जन विरोधी योजनाओं के खिलाफ, गवर्नमेंट का जो धोरण है उनके खिलाफ हमने हमारा मत व्यक्त करना, ये तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए राइट्स है। लेकिन हम संगठन और व्यक्ति गवर्नमेंट के कोई योजना के ऊपर, नीति के ऊपर, धोरण के ऊपर उनके खिलाफ में कुछ बोलेंगे नहीं, और चुपचाप गवर्नमेंट का जो मनमर्जी चल रहा है वो आप सुनेंगे, देखेंगे। ये उद्देश्य से ये जो बिल लाया है, जो टेबल नहीं हुआ, जो पास नहीं हुआ, तो ये ऐसे खतरे का संकेत है कि उस खतरे को पहचान के